रेशियो एनालिसिस में नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे हम। अभी हम क्या कर चुके हैं, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज कर चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज, उनको करने से पहले एक बारी क्या रिवाइज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट काम आएगा दोनों में। टर्नओवर रेशियोज थर्ड कैटेगरी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में और ज्यादा काम आएगा। तो अभी एक बारी सुन लेते हैं ताकि यहाँ जो यूज होना है वो भी काम हो जाएगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी में करना है वो भी काम हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनीज कहां प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। पहले क्या होता था, इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता था। अब एक सिंगल स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था तो पता था कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आ रही है। अब तो एक ही स्टेटमेंट बन रही है, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो आपको कंसेप्चुअली अगर पता है तो ही डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि स्टेटमेंट तो नहीं बता रही कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो वो कुछ रूल्स, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से ही पता होने चाहिए कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से डायरेक्ट इनकम्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। ध्यान से देखना। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले आते हैं सारे रेवेन्यूज, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनकम। अदर इनकम ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, इनडायरेक्ट इनकम अदर इनकम। मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसे आ रहे हैं वो मेरी डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा मेरे बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, शेयर से डिविडेंड आ रहा है, और रेंट, प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, तो ये सब होती है मेरी अदर इनकम, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इनकम और ऑल्सो नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें कोई डाउट अभी तक? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, सेल्स या नेट सेल्स? जल्दी बोलो, सेल्स होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स? करण, गुड, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स। तो रिटर्न्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है तो नेट सेल्स है। अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं कि ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ग्रॉस इज बिफोर एनी डिडक्शन। लेकिन अगर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो वो नेट ही माना जाएगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एक ही कहानी चल रही है। फोर्थ होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? रुशील, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बी वेरी वेरी केयरफुल। हम ये समझ जाते कि पिछले जब साल शुरू हुआ तो पहले से 50,000 का सामान था, जब साल एंड हुआ तो सिर्फ 10,000 का सामान है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन्वेंट्री 40,000, इसका मतलब 40,000 का सामान आप कंज्यूम कर गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो करंट पीरियड का एक्सपेंस है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में पर्पस अलग था, तो वहां क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वहां वैल्यू एडिशन, वो अलग पर्पस था। यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बी वेरी वेरी केयरफुल। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कभी कभी निकालना पड़ सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब इसमें सैलरीज भी हो सकती हैं, वेजेस भी हो सकती हैं। वेजेस
तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? अभिषेक, हेमंग, प्रियदर्शन, अमिताशा, रुशील, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। अगर उसने कुछ नहीं मेंशन करा हुआ क्वेश्चन में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखा है 50,000 या 50 लाख, कुछ मेंशन नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कह रहे लेकिन फर्क क्या पड़ता है? बेटा कुछ रेशियोज हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो अभी हम कोई रेशियो नहीं कर रहे, अभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हमने पढ़ा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो जो वो थे बैलेंस शीट रेशियोज थे जो अभी तक हमने करे थे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ढंग से आता होगा फॉर्मेट डिटेल में कि उनका नेचर भी क्या है, तो आपके लिए रेशियो कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाएगी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में आपको क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट नोट्स, नंबर 1, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, if nothing is specified about the items of employee benefit expenses, they will be treated as an indirect expense. अगर कुछ मेंशनड ही नहीं है, अगर कुछ मेंशनड ही नहीं है कि उसके अंदर आइटम्स हैं क्या, तो हम अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉय रिलेटेड सैलरीज एक्सेट्रा इनडायरेक्ट। जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बताएगा कि उसमें वेजेस इंक्लूडेड है, तब तक हम क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? नो सर। फाइनेंस कॉस्ट, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फंड्स रेज करने की कोई भी कॉस्ट, प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस which are related to manufacturing, production or purchase of goods or services. Indirect expenses, expenses other than expenditure incurred in running the business other than manufacturing or purchase related expenses. Depreciation and amortization, indirect expenses. Depreciation and amortization, indirect expenses. Other expenses, refer notes to accounts. तो नोट नंबर बताएगा कि इसमें आ क्या रहा है। अदर एक्सपेंसेस तो कैटेगरी है, अब इसमें एक्सपेंसेस क्या है? हो सकता है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ रहे हो सकता है इसके अंदर लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर आ रहा हो सकता है इसके अंदर वेजेस आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन बना रहा हूं ना मैं, तो इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, कैरेज इनवर्ड्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना। Other expenses, the items given in the notes to accounts will help us in determining its nature. If items are not given, कुछ नहीं है, कोई डिटेल्स गिवन नहीं है, अदर एक्सपेंसेस 50,000, we will treat other expenses as
indirect expenses. We will treat other expenses as indirect expenses. तो एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट इनकम, अदर इनकम इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंस, चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अदर एक्सपेंसेस में नोट्स टू अकाउंट्स बताएगा कि उसका क्या है आइटम्स, उस पे नेचर पे डिपेंड करेगा. तो सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट, इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स. और क्या एग्जांपल है? फ्यूल एंड पावर, वेजेस. बाकी नेट परचेजेस तो डायरेक्ट ही होते हैं, वो अलग से नहीं दे रखी तो हम इसमें ले लेंगे. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो क्लियर है याददाश्त? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई डाउट अभी तक? हो सर. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा रिवाइज कराया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता. अब ध्यान से देखना इतनी बातें हमने क्यों करी. कुछ रेशियोज में इनकम स्टेटमेंट यूज होने वाली है. अभी तो मैंने आपको कुछ पार्ट बताया है. जब प्रॉफिटेबिलिटी पाएंगे तो मैं आपको और कुछ बातें भी बताऊंगा जो इससे थोड़ा सा आगे और लेवल लेके जाएंगे चीजें. बट ये बातें तो आपको ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में बता ही चुके हैं. यस और नो, ये सारे फॉर्मेट डिस्कस्ड हैं. अब ध्यान से देखना, एक चीज यूज होगी, मैं आपको रेशियो के साथ ही कराता हूं. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करा. वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कौन से डायरेक्ट आइटम्स थे, कौन से इनडायरेक्ट आइटम्स थे, मैंने बस आपको इतना बताया है. अब मैं आपको टर्नओवर रेशियोज स्टार्ट करूंगा, तो उसमें कुछ चीजें आएंगी जो हमें यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगी. आपको खुद ही पता चल जाएगा. ध्यान से देखिए.